गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, वो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। प्रकृति में पाए जाने वाले फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं। वैसे तो आपने कई फोर्सेस के नाम सुन रखे होंगे 8वीं क्लास से या उससे भी पहले से जो पढ़ रहे हो आप। कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स और क्या इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कई फोर्सेस के नाम आपने, फ्रिक्शन फोर्स, इनका नाम आपने सुन रखा है। लेकिन आज मैं फंडामेंटल फोर्सेस की जिक्र करने जा रहा हूँ। वो फंडामेंटल का मतलब वो जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, जो बिल्कुल प्योर हैं, मतलब वो किसी और फोर्स के कारण नहीं है बल्कि उनके कारण कोई और फोर्स हो सकता है। तो वो फोर्स जो मोस्ट फंडामेंटल नेचर वाले हैं, वो ऐसे 4 फोर्सेज प्रकृति में पाए जाते हैं। There are 4 fundamental forces found in nature. First is gravitational force, second electromagnetic force, third a strong nuclear force, fourth weak nuclear force. ठीक है, इसमें से इन थर्ड एंड फोर्थ फोर्स का नाम आपने नहीं सुना होगा, ये नए हैं, आपको मैं बता दूं। और ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो आपने सुन रखा है थोड़ा सा। अब ये जो थर्ड एंड फोर्थ फोर्स हैं, जैसा नाम से क्लियर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर, ये किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक्ट कर रहे होते हैं। और कहाँ एक्ट करते हैं ये सब हम जिक्र करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो इन गांठ पार लीजिए, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज, और कोई 5वां फोर्स फंडामेंटल नेचर का नहीं होता है। ठीक है, हम साबित कर देंगे कि और 5वें 6ठे जो भी होंगे वो सब इन्हीं फोर्सेज के कारण हैं। उनका जो मूल है वो इन 4 में ही है, इन 4 फोर्स में ही छुपा हुआ है। तो अब इन चारों फंडामेंटल फोर्सेज जो हैं, इनकी कौन फोर्स सबसे शक्तिशाली होता है, इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, इन कौन सा फोर्स जो है सबसे कमज़ोर होता है, तो इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की स्टडी करी गई है। और ये पाया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो 10 टू पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ध्यान देना, नाम तो भले वीक न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन ये वीकेस्ट नहीं है, वीकेस्ट वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमज़ोर होता है और वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल के मुकाबले 10 टू पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले 10 टू पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर में पाए जाने वाला, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10 टू पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। तो अब इन सभी फोर्सेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र करते हैं। ये किसी 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बीच इसलिए एक्ट करता है क्योंकि उन ऑब्जेक्ट्स में मास पाया जाता है। तो इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। तो 2 बॉडीज़ के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स इस वजह से एक्ट करता है क्योंकि उन बॉडीज़ में मास जैसी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो कोई भी मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल होगा, बॉडी होगा, तो उसमें मास तो होगा ही और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा ही। तो मान लो, और अब ये जानते हैं कि ये फोर्स कितना एक्ट करता है, तो मालूम तो तुम्हें है ही, जस्ट रिकॉल कर दे रहा हूँ मैं। 9th क्लास में आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रखा है। तो सपोज करो कि 2 पॉइंट मासेज m1 और m2 kg के हैं, जो A और B पॉइंट पर लोकेटेड हैं, r मीटर की सेपरेशन पे रखे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होता है, F = G m1 m2 अपॉन r² होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो तुम देखो, इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन दोनों के बीच की सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स। ठीक है, और इसीलिए इस लॉ को इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि दूरी के स्क्वायर का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या है। इट इज़ ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर। ध्यान देना, और कई फोर्सेज हैं जो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की खासियत है कि दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये रिपल्सिव होता ही नहीं है। दूसरा, इट ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। जैसा मैंने बताया, this is inversely proportional to r square, square of the distance, square of the separation between the masses. और तीसरी प्रॉपर्टी, इट इज़ a long range force and does not depend on the intervening medium। जरा समझ लो, ये फोर्स जो है एक बड़े लंबे रेंज में काम करता है। ये न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूक्लियॉन्स हैं तो उनके बीच भी एक्ट करेगा, और अगर
एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और एक ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी के किसी पार्ट पर रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। इसीलिए इसका जो रेंज है इस फर्मी लेवल से लेकर के, फर्मी यानी 10⁻⁻15 मीटर से लेकर के और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है। इन ए लॉन्ग रेंज इट एक्ट्स, ठीक है। तो कोई भी दो पार्टिकल्स फर्मी रेंज से लेकर के और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हो, तो कहीं भी हो, इनके बीच कहीं भी ये दो मास अगर प्लेस कर दी जाए तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा। ये अलग मैटर है कि कब दूरी ज़्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा, लेकिन फोर्स लगेगा ज़रूर, ठीक है। अच्छा, इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। तुमने देखा चारों फोर्स में, चारों फंडामेंटल में सबसे कमज़ोर है ये, ठीक है। इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स। इसका अर्थ क्या होता है? सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है विच एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज़। मतलब ये कि अगर दो बॉडीज़ हैं m1 m2 मास के, तो इन दोनों के बीच लगने वाला ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही एक्ट करता है, ठीक है, लाइन से हट के नहीं। तो ऐसा कोई भी फोर्स जो किसी दो पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग एक्ट करता है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होगा समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो डिटेल आप लोग पढ़ोगे चौथे पांचवें चैप्टर में, हम लोग जब एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिस फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे समझो, मान लो कि इस चौक पीस को हमने इस टेबल पे रखा है, टेबल के पोजीशन ए पर ये चौक रखा हुआ है यहाँ, ठीक है। और अगर हम इस चौक को यहाँ से टेबल टॉप से अगर हम लिफ्ट करें, मान लो h मीटर की हाइट तक हमने लिफ्ट किया, तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ग्रेविटी की फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, उसके अगेंस्ट हम वर्क करेंगे कुछ। तो मान लो कि ए से हम ले करके इसको बी पोजीशन पर लेकर आ रहे हैं h मीटर की हाइट पर, तो हमें mgh वर्क करना पड़ा। m क्या है? इस चौक पीस का मास है, और चौक की जगह कुछ भी होता तो उसका मास होता, ठीक है। तो mgh वर्क करना पड़ा। क्लियर है? अब हम कैसे लेकर आए हैं ए से बी तक? डायरेक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में एक लीनियरली इसको स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते ऊपर लेकर आए हैं बी तक। लेकिन अगर मान लो कि इस चौक पीस को हम ए से बी तक हम ऐसे लेकर आ रहे हैं, ऐसे घुमा फिरा करके हम बी तक लेकर आ रहे हैं, तो ये पाया गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन है वो रूट पर डिपेंड नहीं करता है कि ए से बी तक इस चौक पीस को या चौक पीस की जगह जो भी है उस चीज़ को कैसे ए टू बी लाया गया, ठीक है। वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, बीच में किस रूट से हो करके उस बॉडी को ए से बी शिफ्ट किया गया है, डायरेक्टली अपवर्ड लाया गया है या किसी और दूसरे तीसरे चौथे रूट से लेकर के वहाँ तक आया गया है, उस पर वर्क डन जो है वो डिपेंड नहीं करता है। तो अगर ऐसा कोई भी फोर्स एग्जिस्ट करता है, ऐसे और भी फोर्सेस हम लोग देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स है, लेकिन ऐसा कोई भी फोर्स जिसके अगेंस्ट किया गया वर्क डन जो है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे और जो रूट पर डिपेंड ना करे, तो ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स करते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। अच्छा, तो कुछ एग्जांपल्स की मदद से जानते हैं। आप लोग को पहले से पता है कि जितने भी बॉडीज़ अर्थ पर कोई भी बॉडी गिरती है, अगर पेड़ से अगर कोई पेड़ में टहनी में डाल में लगा हुआ कोई फल है वो टूट कर नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता है, या कोई भी बॉडी नीचे ही गिरती है, अर्थ सरफेस की ओर ही आती है एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किए जाने पर। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, उसको अपनी ओर पुल करती है, ठीक है। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? इट गवर्न्स द मोशन ऑफ मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो जितने भी सैटेलाइट्स हैं, चाहे वो नेचुरल हैं या आर्टिफिशियल हैं, अपने अपने प्लैनेट्स के चारों ओर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही रिवॉल्व कर पाते हैं। या ऐसे समझो, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने सन के चारों ओर, स्टार सिस्टम के चारों ओर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही रिवॉल्व कर पाते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और उनको उस सर्कुलर या जो भी पाथ है, क्योंकि ज़्यादातर तो पाथ एलिप्टिकल होता है, तो उस पाथ के लिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो
अब दूसरे फोर्स की बात करते हैं जो मोस्ट फंडामेंटल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तुमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सुना होगा। तुम जानते हो कि भगवान ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास एक खास तरह की प्रॉपर्टी दे रखी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही दो पार्टिकल्स हैं, और भी कई पार्टिकल्स हैं, लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के तौर पे आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से आप फेमिलियर हैं और इनके प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं कि इनके पास एक चार्ज जैसी एडिशनल प्रॉपर्टी होती है। अब उस प्रॉपर्टी के कारण दो प्रोटॉन नज़दीक लाए जाने पर रिपेल करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भी नज़दीक रखने पर रिपेल करते हैं, लेकिन एक प्रोटॉन के करीब जब एक इलेक्ट्रॉन लाते हैं तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है, यानी अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन और लाइक चार्ज के बीच रिपल्सन। ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, ध्यान देना, मैंने यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड यूज़ किया है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में रहें तो उनके बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है। स्टैटिक कहें तो स्थिर, मतलब दो चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में रहे। तो कूलम नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फॉर्मुलेशन किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एक रिजल्ट निकाला कि 2 पॉइंट चार्ज हैं अगर Q1 और Q2 कूलम्स के, और r-मीटर की दूरी पर अगर सिचुएटेड हैं और रेस्ट में हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो कितना होगा? तो F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r² होता है। ठीक है, इसे तुम लोग 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे जब 12th में जाओगे, लेकिन अभी चूंकि इन फोर्सेस का जिक्र हो रहा है तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है मैं बता दूं आपको। तो ये कूलम्स लॉ भी कहलाता है, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कूलम्स लॉ, जो कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच जब वो रेस्ट में हो तो उनके बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू बता रहा होता है। 1/4π, इसको, इस सिंबल को एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ध्यान देना, ई जैसा लिखा जाता है तो एप्सिलॉन नॉट कहलाता है। ये दरअसल वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। दरअसल 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है ना, वो उन दोनों के बीच की मीडियम के द्वारा भी डिसाइड होता है। तो अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच हमने वैक्यूम लिया है तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट, तो उस वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है। अब इसकी वैल्यूज़ वगैरह जब 12th में पढ़ोगे तो जानोगे। फिलहाल इतना जानो कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, तो ये 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ये हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब तुम पूछ सकते हो कि सर अभी तो आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम लिया है कि फंडामेंटल फोर्स है। तो समझो मामला क्या है। दरअसल यही पॉइंट चार्ज रेस्ट में रहे तब तो ये फोर्स लगता है, लेकिन ये चार्ज जब मोशन में आ जाते हैं तो देखो होता क्या है। जब कोई चार्ज मोशन में आता है तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और तुमने 10th क्लास में ये भी पढ़ रखा होगा कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया जाए और वो चार्ज पार्टिकल मोशन में रहे तो उस चार्ज पर फोर्सेस लगते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और उस फोर्स की डायरेक्शन जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से तय होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर मान लो कि 2 चार्ज जो हैं मूव कर रहे हों तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे अपने अपने, और हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए गए हैं, और चूंकि दोनों मोशन में हैं तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे? एक दूसरे पर फोर्सेस भी एक्सर्ट करेंगे। तो वो फोर्स कैसा हो गया? मैग्नेटिक नेचर का हो गया। वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक ओरिजिन के कारण मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल काम है, ये दे आर इनसेपरेबल, इसीलिए ये नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको जान लेते हैं। दिस फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब ध्यान देना, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा नहीं है जो सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, ये रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हम चार्ज कैसे ले रहे हैं। लाइक चार्ज है तो रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। तो ये फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी, इट ऑल्सो ओवेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तुम देखो इसी फॉर्मूला में, कूलम्स लॉ में तुम देख रहे हो कि ये फोर्स भी 2 चार्ज के बीच की सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम कहेंगे कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। It is a long ranged force and does not require any medium। ठीक है, ये समझ लो। इट इज़ ए लॉन्ग रेंज का मतलब न्यूक्लियस के अंदर में 2 प्रोटॉन्स हैं ना, तो उनके बीच भी रिपल्सिव फोर्स ये एक्ट कर रहा होता है।
और न्यूक्लियस का साइज जो है फर्मी साइज का होता है, फर्मी लेवल का होता है, फर्मी रेंज का होता है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर -14 मीटर के रेंज का होता है न्यूक्लियस किसी एटम का। तो उसके अंदर दो प्रोटॉन्स हैं तो उनके बीच भी ये कूलम्बिक फोर्स, रिपल्सन का फोर्स लग रहा होता है, इतने स्मॉल डिस्टेंस में, स्मॉल सेपरेशन में भी। और अगर दो चार्ज काफ़ी ज़्यादा दूरी पर रखे रहे हैं, ठीक है, तो भी ये फोर्स एक्ट करेगा। तो ये फोर्स बहुत ही लंबे रेंज को कवर करता है, फर्मी लेवल से लेकर के और एक लार्ज डिस्टेंस तक भी ये फोर्स टू चार्ज पार्टिकल्स के बीच एक्ट कर रहा हो सकता है। क्लियर है? इसीलिए इसको लॉन्ग रेंज फोर्स कहते हैं। एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ये भी जान लो। दो पॉइंट चार्ज के बीच अगर वैक्यूम रहे तो भी इन दोनों के बीच फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। तो इसको एक्ट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये फोर्स, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज डिपेंड्स अपॉन द इंटरवेनिंग मीडियम, ये समझ लो। दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, वो बीच में कौन सा मीडियम रखा हुआ है, उन दोनों के बीच कौन सा मटेरियल रखा हुआ है, वो डिसाइड करता है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल्स के लिए, ठीक है, अलग अलग परमिटिविटी की वैल्यू हो जाती है। जो एप्सिलॉन नॉट हमने वैक्यूम के लिए लिया था ना, क्योंकि वैक्यूम था 2 पॉइंट चार्ज के बीच, अगर वैक्यूम की जगह कोई और मटेरियल हो तो उस मटेरियल की परमिटिविटी इंक्लूड हो जाएगी यहाँ पर। तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, दोनों के बीच कौन सा मीडियम रखा हुआ है वो उसके द्वारा भी डिसाइड होता है, वो उसके द्वारा भी कंट्रोल होता है। इट इज़ ए कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स, इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स। ये भी जो है, ये फोर्स भी दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही एक्ट करता है, इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है। जैसा मैंने समझाया इसके पहले कि इस फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क भी जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। और इसकी स्ट्रेंथ पहले ही कंपैरिजन कर चुका हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। क्लियर है? तो उम्मीद है इसकी प्रॉपर्टीज आपने समझ ली होगी। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे फोर्सेस जिनके बारे में आपने नाम सुन रखे होंगे, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्सेस, स्प्रिंग में लगने वाला फोर्सेस, ठीक है, इलास्टिक फोर्सेस, और भी किसी स्ट्रिंग में अगर वो तनी हुई है तो उसके अंदर मौजूद जो टेंशन, ये सभी फोर्सेस जो हैं अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के ही होते हैं, ठीक है। तो इसको समझने से पहले एक बात पहले समझ लो, तभी जाकर के ये घटना समझ में आएगी। तो क्या मैं अब साबित करने जा रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग के अंदर लगने वाला टेंशन या स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस रीस्टोरिंग फोर्सेज जो भी हैं, जब हम स्प्रिंग को खींच रहे होते हैं या उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं, तो ये सभी फोर्सेज जो हैं अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर वाले ही होते हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिएगा ठीक से। इसको समझने से पहले एक बात बताओ। मान लो कि हमारे पास एक मटेरियल है, जैसे मान लो कि चौक है, ये हमारे पास, ठीक है। तो चौक कई मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और देखो इसका शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल शेप का है, यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले, न जाने कितने मॉलिक्यूलर लेयर्स एक से एक जो है गुथे हुए हैं, एक लेयर के कांटेक्ट में दूसरा लेयर, दूसरे के कांटेक्ट में तीसरा लेयर, ऐसे करके इस छोर से इस छोर तक, मतलब लाखों करोड़ों लेयर्स होंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे कि मान लो कि इसको मैंने यहाँ तोड़ दिया, यहाँ जैसे हमने ये ब्रेक किया, तो ब्रेक किया तो तुम्हें दिख रहा है ये सरफेस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला, यहाँ के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, इस सरफेस के जिसके ये कांटेक्ट में जस्ट तोड़ने से पहले था, इस सरफेस में मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, उनके साथ कांटेक्ट में हुआ करता था ये पहले, ठीक है। और कांटेक्ट में रहने के कारण, और ये एक बॉन्ड जैसी बनी हुई पड़ी थी, तो ये बॉन्ड क्यों बना हुआ था ये समझ लो पहले। तो ये जो दो चौक पीसेस जो पहले से जुड़े हुए थे, ये इसलिए एक स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, ठीक है, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन में मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन प्रत्येक मॉलिक्यूल्स जिन एटम से बने हुए हैं, उन प्रत्येक एटम्स में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, वो क्या कर रहे थे कि इस सरफेस में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर के जो एटम्स हैं, उन एटम्स में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, उनके साथ एक तरह का बॉन्ड बनाए हुए थे ये पहले से,
और वो बॉन्ड किस तरह का था, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन और इस लेयर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इस लेयर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या कर रहे थे, आपस में उसके साथ इंटरेक्ट हो रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, यानी कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से एक बॉन्ड बना हुआ पड़ा था। ठीक है, इसको मैं ये अलग से समझा दूं। इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, इस मॉलिक्यूलर क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ डायग्राम में, और इस मॉलिक्यूलर क्रॉस सेक्शन एरिया को भी दिखा रहा हूँ नीचे में अलग अलग करके, और इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स की स्थिति क्या है वो दिखा दूँ। और उसके बाद ये दिखाऊंगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये दो लेयर्स जो हैं बॉन्ड बनाने के बाद एक सर्टेन सेपरेशन मेंटेन करके रखते हैं अपने को। ठीक है, तो पहले इन दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं यहाँ ठीक से ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, तो सपोज करो कि इस चॉक पीस का ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया मैं यहाँ सर्कुलर यहाँ दिखा दे रहा हूँ, क्लियर है। वैसे ही ये दूसरा वाला चॉक पीस कहाँ गया, कहाँ गया, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को यहाँ दिखा देता हूँ मैं। तो इन दोनों क्रॉस सेक्शंस के बीच जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उन मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स मौजूद हैं, एक क्रॉस सेक्शन ए हो गया, एक दूसरा क्रॉस सेक्शन बी हो गया। दोनों मॉलिक्यूलर क्रॉस सेक्शंस जो हैं सर्कुलर पैटर्न देख ही रहे हो, जस्ट कांटेक्ट में थे तोड़ने से पहले। ठीक है, आप इनको कांटेक्ट में मान कर चलो, तो इनके बीच एक बॉन्ड बना हुआ है जो कि इनको बांध कर रखे हुए। तो क्यों बांध कर रखे हुए हैं, क्योंकि ये जो टू एडजेसेंट मॉलिक्यूलर लेयर्स हैं ना, इनमें मौजूद जो एटम्स हैं उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इस लेयर के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के द्वारा वो बॉन्ड बनाए हुए हैं। जैसे मान लो कि इसमें एक प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन कहाँ होता है, इसके जो एटम्स होंगे, एटम्स के न्यूक्लियस पर प्रोटॉन होगा, वो इसमें मौजूद, इस लेयर में मौजूद किसी एटम के न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स को रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है। इस एटम्स में मौजूद, इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस एटम, इस लेयर में मौजूद किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को वो भी रिपेल कर रहे होंगे। मत भूलो कि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमेशा इसी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा, वो डायरेक्शन थोड़ा चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इनके प्रोटॉन्स जो हैं इन दोनों मॉलिक्यूलर लेयर्स में, जो कि एडजेसेंट लेयर्स हैं, उनमें मौजूद एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस पर बैठा प्रोटॉन है, दोनों लेयर्स के प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और दोनों एटम्स में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में रिपेल कर रहे हैं। ये दो तरह का फोर्स हो गया, ये दोनों रिपल्सिव नेचर का हो गया। लेकिन मत भूलो कि इस लेयर का प्रोटॉन, इस लेयर में मौजूद किसी एटम का वो प्रोटॉन इस लेयर में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे इसके न्यूक्लियस को। फिर इस लेयर में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को इस लेयर के प्रोटॉन क्या करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो नतीजा क्या होगा कि एक बॉन्ड जैसी स्थिति बन जाएगी, और ये टू एडजेसेंट लेयर्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं एक सर्टेन सेपरेशन मेंटेन करके रहेंगे, एक सर्टेन सेपरेशन मेंटेन करके रहेंगे। ठीक है, तो तुम देख रहे हो इन टू एडजेसेंट लेयर्स के बीच के जो एटम्स हैं उनके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, और टू एडजेसेंट लेयर्स के प्रोटॉन्स रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी रिपेल कर रहे हैं। लेकिन एक लेयर का प्रोटॉन दूसरे लेयर के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहा है, इस लेयर का इलेक्ट्रॉन इस लेयर के प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है, और इस लेयर का इलेक्ट्रॉन इस लेयर के प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है। तो दो तरह के फोर्सेज हो गए। इंटरप्रोटोनिक रिपल्सन फोर्सेस रिपेल कर रहा है दोनों को, लेयर्स को दूर करना चाहता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्सेस दोनों लेयर्स को दूर करना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले ये फोर्सेस ये बांध कर रखना चाहता है। ठीक है, अब इतने फोर्सेस लगने के बाद क्या है कि ये दो एडजेसेंट लेयर्स जो हैं वो एक बॉन्ड बनाए हुए हैं। क्लियर है, और इसके कारण चूंकि रिपल्सिव फोर्सेस भी लग रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी लग रहे हैं, इसीलिए इन दो मॉलिक्यूलर लेयर्स के बीच जो एडजेसेंट लेयर्स हैं एक सर्टेन सेपरेशन मेंटेन रहता है। अब होता क्या है कि अगर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये लेयर्स के दो एडजेसेंट लेयर्स के अगर नज़दीक आए किसी वजह से अगर नज़दीक आने की कोशिश करें, तो होता यह है कि इनके प्रोटॉन्स के बीच का रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्सेस कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, मतलब कि नज़दीक अगर आए, एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन होता है, उस सेपरेशन से कम दूरी पर आने की कोशिश करें तो रिपल्सिव फोर्सेस हावी हो जाएगा।
ठीक है, और एट्रैक्टिव फोर्सेस पुअर हो जाएगा। और जब ये सेपरेशन दूर हो जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन से सेपरेशन ज़्यादा हो जाए, तो इन दोनों के बीच एट्रैक्टिव फोर्सेस हावी हो जाते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस पुअर हो जाते हैं। ये एक बड़ी फंडामेंटल चीज़ है, इसके आधार पे मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो समझ गया क्या होता है? तो कोई भी वायर है अगर मान लो, तो वो कई एटॉमिक लेयर से बना हुआ है, डिफरेंट लेयर्स में एटम्स सजे हुए हैं। टू एडजेसेंट एटॉमिक लेयर्स जो हैं उनके एटम्स के बीच एक तरह की बॉन्डिंग हुई पड़ी है। एक लेयर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दूसरी लेयर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। और वो फोर्सेज किस प्रकार के हैं? तो दो कंसेक्यूटिव लेयर्स के सक्सेसिव लेयर्स के एडजेसेंट लेयर्स के प्रोटॉन्स जो है रिपेल कर रहे हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स भी रिपेल कर रहे हैं। एक लेयर का प्रोटॉन दूसरे लेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, तो रिपल्सिव एट्रैक्टिव दोनों फोर्सेज लग रहे हैं टू एडजेसेंट एटॉमिक लेयर्स में किसी वायर के। और उसके बाद इन दोनों लेयर्स एडजेसेंट लेयर्स के बीच भी एक सर्टेन सेपरेशन मेंटेन है। और अगर किसी वजह से वो सेपरेशन कम करने की कोशिश करी जाए तो रिपल्सिव फोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं एट्रैक्टिव फोर्सेज के मुकाबले। और अगर दूरी को बढ़ाने की कोशिश करें तो एट्रैक्टिव फोर्सेज स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं रिपल्सिव फोर्सेज के मुकाबले। ठीक है, अब ये तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को समझने में मदद करेगा। अब चलो कॉन्टैक्ट फोर्सेस को ही समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। मैं बताने जा रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। ध्यान देना, व्हेन वी पुट टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट तो एटम्स ऑफ टू सरफेसेस कम्स क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, द चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ऑफ द एटम्स ऑफ टू बॉडीज एक्सर्ट ए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बिटवीन देम। ठीक है, तो अब देखो कि मान लो कि इस डस्टर को मैं टेबल पर रखता हूँ, तो डस्टर का कुछ मास है ना, तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो ग्रेविटी नीचे खींचेगी। तो ये जो डेस्क था, जब तक हमने ये इसके ऊपर ये वजन नहीं रखा था तो इसका सरफेस फ्री था। इसके सरफेस के जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेयर्स जो भी थे वो फ्री थे, आज़ाद थे। आज़ाद का मतलब ये नहीं कि वो भाग गए थे, ठीक है, अपने दूसरे लेयर के साथ कॉन्टैक्ट में थे, लेकिन किसी तरह के कॉम्प्रेशन या डिप्रेशन वाली स्थिति में नहीं थे। अब जब हमने ये वजन इसके ऊपर रख दिया तो होता ये है कि इसके वजन के कारण इस लेयर में एक बड़ा माइक्रोस्कोपिक कॉम्प्रेशन होता है। ऊपर वाले लेयर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो नीचे वाले लेयर्स को थोड़ा सा दबा रहे हैं। तो होता क्या है कि ये टेबल डिस्क सरफेस जो है, इसके टू लेयर्स, टॉप सरफेस जहाँ पर हमने इस वजन को रखा है, इस डस्टर को हमने रखा है या किसी भी मास को रखा है, तो वहाँ के उतने एरिया में जो डेस्क के जो लेयर्स हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेयर्स, वो अपने नीचे वाले लेयर्स को दबा रहे हैं। ठीक है, तो ये टू सक्सेसिव लेयर्स जो हैं वो नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। जब नज़दीक आएंगे तो अभी मैंने बताया कि टू मॉलिक्यूलर लेयर्स के बीच, टू सक्सेसिव एडजेसेंट मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेयर्स के बीच एक सर्टेन सेपरेशन मेंटेन रहता है, इक्विलिब्रियम वाली सेपरेशन। जब उस सेपरेशन को कम करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्सेस हावी हो जाएंगे। तो नतीजा ये होता है कि इस डस्टर को जैसे हम टेबल डेस्क पर रखते हैं तो टेबल सरफेस जहाँ पर ये रखा हुआ है, इसके जो मॉलिक्यूलर लेयर्स हैं वो अपने नीचे वाले मॉलिक्यूलर लेयर को दबा रहे हैं, वो अपने नीचे लेयर के मॉलिक्यूलर लेवल को वो कंप्रेस कर रहे हैं। एक तरह की डिप्रेशन वाली सिचुएशन हो गई है और टू सक्सेसिव लेयर्स के बीच एक कंप्रेशन जैसा बड़ा माइक्रोस्कोपिक कंप्रेशन जो कि हमें दिखाई भी नहीं देता वो बना हुआ है। ठीक है, तो उसका विरोध होगा। क्यों? टू सक्सेसिव लेयर्स के बीच जब डिप्रेशन होगा, उनके लेयर्स जब नज़दीक आने की कोशिश करेंगे तो रिपल्सिव फोर्सेज हावी हो जाएंगे। तो वो रिपल्सिव फोर्सेज कहाँ एक्ट करेगा, तो अल्टीमेटली वो रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो इस डस्टर पे या जो भी बॉडी रखी हुई है, बुक है, कुछ भी रखा हुआ है, तो उस पर एक्ट करेगा और ये कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। ये नॉर्मल रिएक्शन के रूप में अपीयर होता है। तो टेबल टॉप के द्वारा क्या किया जाएगा, इस डस्टर के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर लगाया जाएगा और ये कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। ठीक है, यही कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो समझ में आया। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बात करते हैं हम इलास्टिक फोर्सेज इन स्प्रिंग। एक स्प्रिंग को जब हम खींच रहे होते हैं, उसकी लंबाई बढ़ा रहे होते हैं, तो होता क्या है, उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो उसकी लेंथ को घटाने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है, तो जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग जिन मॉलिक्यूल से एटम से बना हुआ है, तो टू सक्सेसिव एटॉमिक लेयर्स या मॉलिक्यूलर लेयर्स जो हैं, जो एडजेसेंट हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, उनको हम थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो क्या होगा, जब दूर करने की कोशिश करेंगे टू एडजेसेंट लेयर्स को तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हावी हो जाएंगे, वो वापस लाने की कोशिश करेंगे स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल लेंथ की ओर, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसको इलास्टिक फोर्स भी कहते हैं। जब स्प्रिंग को हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो इस पर हम क्या कर रहे हैं, जब स्प्रिंग में कंप्रेशन पैदा कर रहे हैं तो स्प्रिंग जिन एटम्स या मॉलिक्यूल से बने हुए हैं उनके टू एडजेसेंट लेयर्स को हम नज़दीक नज़दीक लेकर आना चाहते हैं। नतीजा ये होता है कि अब रिपल्सिव फोर्सेस हावी हो जाते हैं, उस रिपल्सिव फोर्स के कारण एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और वो स्प्रिंग को वापस ओरिजिनल लेंथ में लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि स्प्रिंग के कंप्रेशन और इलोंगेशन के टाइम जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक नेचर का, उसका भी एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टेंशन क्यों अराइज होता है। टेंशन, एक रस्सी है, रोप है, कोई स्ट्रिंग है, उसके एक छोर को हमने ऊपर सीलिंग में फिक्स कर दिया, दूसरे छोर पर हम एक मास अटैच कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मास अटैच करने पर मास जो ग्रेविटी के द्वारा खींचा जाएगा नीचे की ओर, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, ध्यान देना, स्ट्रिंग के अंदर होगा ये कि स्ट्रिंग जिन एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेयर से बना हुआ है, तो वो लेयर जो जस्ट मास के वेट के कांटेक्ट में है वो नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा, वो अपने ऊपर वाले लेयर से डिटैच होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ का जो लेयर है, ये मॉलिक्यूलर लेयर, इस मास के अटैच होने की वजह से ये अपने ऊपर वाले लेयर से दूर होना चाहता है, इन दोनों के बीच सेपरेशन बढ़ना चाहता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि जब हम किसी लोड को अटैच करते हैं किसी स्ट्रिंग के साथ, तो वो लोड क्या करती है, स्ट्रिंग जिन मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेयर से बना हुआ है उनके टू एडजेसेंट लेयर्स के बीच सेपरेशन को बढ़ाने की कोशिश करती है। व्हाट विल हैपन, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब दूरी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हावी हो जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगेगा। तो वैसा ही होता है इस स्ट्रिंग के केस में भी, जब हम लोड अटैच करते हैं, एक लेयर को दूसरे एडजेसेंट लेयर से दूर लाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा कि ऊपर वाला लेयर जो है उधर की ओर, वो नीचे वाले लेयर पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जो टेंशन के रूप में मैनिफेस्ट होता है और इस कारण स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्लियर हो गया। तो स्ट्रिंग के अंदर लगने वाला टेंशन, स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, आपने देखा ये सब अल्टीमेटली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के हैं। अभी मैं ये साबित कर दूं जरा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, जब ये कोई बॉडी उसका एक सरफेस जो है दूसरे बॉडी के सॉलिड सरफेसेस के कांटेक्ट में रहते हुए स्लाइड करने की कोशिश करता है या करता है एक्चुअल में, यानी कि जब रिलेटिव मोशन होती है दो सरफेसेस के बीच, जैसे इस टेबल डेस्क पर, इस डेस्क के ऊपर अगर हम इस डस्टर की सरफेस को अगर स्लाइड करते हैं तो एक अपोजिंग फोर्स लग रहा होता है डस्टर के ऊपर जो कि इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट का विरोध करता है, इसी को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करते हैं। ये क्यों राइज होता है ये जरा समझ लो। जब ये डस्टर यहाँ पर रखा हुआ है तो होता क्या है कि डस्टर की ये सरफेस ये कांटेक्ट में है इस टेबल के, ठीक है। तो जितना पोर्शन ये कांटेक्ट में है, एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ ही पॉइंट्स पर ये एक्चुअल में कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, कुछ ही पॉइंट्स पर। माइक्रोस्कोपी के लिए अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स पर, चूंकि इसका एरिया भी सरफेस भी रुख रहा है, ये सरफेस भी उतना स्मूथ नहीं है, ये भी रुख रहा है, तो क्या होता है कि एक्चुअल कांटेक्ट में सिर्फ कुछ पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, जिन पॉइंट्स को हम कोल्ड वेल्ड पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। उन कोल्ड वेल्ड पॉइंट्स पर जहाँ पर ये इस डस्टर का ये सरफेस जो है स्टेबल सरफेस के रियल कांटेक्ट में है, जब इसको इस तरह से हम रखे हुए हैं, तो उन कोल्ड वेल्ड पॉइंट्स पर क्या होता है कि एक इंटरमॉलिक्यूलर लॉकिंग हो जाती है। वो जो इंटरमॉलिक्यूलर लॉकिंग है वो इस वजह से होती है क्योंकि एक मॉलिक्यूल के एटम्स मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो हैं दूसरे स्टेबल टॉप के एटम्स मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इस कारण कोल्ड वेल्ड जैसा सिचुएशन फॉर्म हो जाता है। अब एक तरह की इंटरलॉकिंग हुई पड़ी। अब जब हम इसको सरकाने की कोशिश करते हैं स्टेबल टॉप पर, तो उन इंटरलॉक्स को हमें तोड़ना पड़ता है। तो वो इंटरलॉक्स जो है क्या करते हैं, एक तरह से इसके मोशन का विरोध करते हैं। तो यहाँ भी देख रहे हो कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसका भी अल्टीमेट जो है कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स है, चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स है, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसके बेसिस पे आपने टेंशन, स्प्रिंग फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इन सबको आपने ठीक से समझा होगा। अब बात करते हैं तीसरे फोर्स की जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है।
तो देखो ये स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ब्रह्मांड में पाए जाने वाले चारों फोर्सेज में सबसे शक्तिशाली यही है। ठीक है, होता क्या है ये फोर्स लेकिन वेरी शॉर्ट रेंज में एक्ट करता है। इट एक्ट्स ओनली बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उन पार्टिकल्स के बीच ये फोर्स लगता है। ठीक है, अच्छा इसका चार्ज वार्ज से कोई लेना देना नहीं होता है। ये दो प्रोटॉन के बीच भी एक्ट करेगा और अट्रैक्टिव नेचर का होता है इन ए लॉन्ग रेंज। मैं ये नहीं कहता कि रिपल्सिव नहीं हो सकता है। दो न्यूट्रॉन्स को भी आपस में बांध के रखता है न्यूक्लियस के अंदर, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी ये बांधने का काम करता है। तो ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है ये किसी भी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच तब एक्ट करता है जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की सेपरेशन 10⁻⁻15 से लेकर 10⁻⁻14 मीटर की रेंज में हो। ठीक है, बस इतने शॉर्ट रेंज में ये फोर्स एक्ट करता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के बीच एक्ट करता है। और प्रोटॉन प्रोटॉन को भी बांध कर रखता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी बांध कर रखता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी बांध करके रखता है। ठीक है, अब ये फोर्स जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा हमने उससे 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ की। तो 100 टाइम्स प्रबलशाली होता है, स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, और यही वजह है कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे अगर प्रोटॉन्स हैं तो भी वो बंद के इसलिए रह पाते हैं। कभी सोचा है बहुत सारे प्रोटॉन्स एक जगह इतने कम दूरी में, फर्मी रेंज में 10⁻⁻15 मीटर की दूरी में कैसे रह पाते हैं? क्योंकि इतने शॉर्ट डिसेपरेशन में तो दो प्रोटॉन्स के बीच काफ़ी रिपल्सिव फोर्सेज लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर वाला, उसके बावजूद भी वो बंद करके इसलिए रह पाते हैं क्योंकि दो प्रोटॉन्स के बीच सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ही नहीं लगता है न्यूक्लियस के अंदर, बल्कि ये जो उस फोर्स से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये एक्ट करता है, जो उसको दो प्रोटॉन्स को भी बांध करके रखता है, दो न्यूट्रॉन्स, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबको बांध के रखने का काम करता है। तो ये फोर्स जो है न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करता है एंड इट एक्ट्स ओनली इन ए शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज मैंने बता दिया, एंड इट एक्ट्स ओनली विद इन द न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर फोर्स जो है 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले। शॉर्ट रेंज क्यों होता है? शॉर्ट रेंज होता है ये तो मैंने समझा ही दिया। अच्छा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑन द न्यूक्लियॉन, इसका प्रोटॉन्स के चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका चार्ज से कोई लेना ही देना नहीं है, ये अलग ही तरह का फोर्स है। इन ए लॉन्ग रेंज दिस इज अट्रैक्टिव, ध्यान देना 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर के रेंज में ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है। लेकिन अगर दो न्यूक्लियॉन्स भी हैं उनके बीच का सेपरेशन अगर 0.8 × 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाए तो ये फोर्स अचानक से रिपल्सिव हो जाता है, यानी कि दो न्यूक्लियॉन्स को एकदम से सटने भी नहीं देता है। ये उनके बीच कम से कम ये 0.8 × 10⁻⁻15 मीटर का फासला रखता है, ये मेंटेन रखता है। नहीं तो क्या हो, न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे में घुस जाए, एक दूसरे में समा जाए, पूरा का पूरा न्यूक्लियस जो है कोलैप्स कर जाए। तो ये क्या करता है, ये रिपल्सिव नेचर का भी होता है एक शॉर्ट रेंज में। वो शॉर्ट रेंज क्या है, 0 से लेकर के 0.8 × 10⁻⁻15 मीटर के सेपरेशन में ये रिपल्सिव होता है। और यही रिपल्सिव फोर्स क्या करता है, न्यूक्लियॉन्स को बिल्कुल सटने नहीं देता है और न्यूक्लियस को कोलैप्स होने से बचाता है, न्यूक्लियॉन्स को आपस में कोलैप्स होने से बचाता है। अच्छा, इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके पहले के हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आपने देखा कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ जैसा लॉ होता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के केस में ऐसा कोई लॉ नहीं होता है, ये कोई इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता है। और सच पूछो तो ऐसा कोई लॉ अभी रिसर्च का विषय है, मालूम भी नहीं है। इट इज़ ए नॉन सेंट्रल फोर्स, ये भी जान लो, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये एक नॉन सेंट्रल फोर्स है, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के लॉन्ग एक्ट नहीं करता है। तो ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। इट इज़ ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब। ठीक है, तो ये रही न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की कहानी। अब बात करते हैं लास्ट में हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की। ध्यान देना, कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, जो अनस्टेबल होते हैं और उनमें से स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस होता रहता है। जैसे यूरेनियम का केस हुआ, थोरियम का केस हुआ, रेडियम का केस हुआ, ऐसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो उनके न्यूक्लियस में से जो कि अनस्टेबल होते हैं अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। जब बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल पहले तो
दो तरह का होता है, एक बीटा माइनस होता है और एक बीटा प्लस होता है। तो बीटा माइनस समझ लो कि और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बीटा प्लस पार्टिकल जो है पॉजिट्रॉन्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, जिस पर चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में, तो जरा समझ लो कि वो क्यों। बीटा का मतलब अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन, तो बीटा माइनस ही मान लो इमिशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो पाए ही नहीं जाते न्यूक्लियस में, तो ये पैदा कहाँ से हो गया। तो समझो, जब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई वो बीटा इमिशन कर रहा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स पाए ही नहीं जाते न्यूक्लियस के अंदर, तो आते कहाँ से, समझो वो घटना क्या घटती है। तो जब बीटा इमिशन करना होता है तो ठीक उसी समय उस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर में एक न्यूट्रॉन परमानेंटली प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान देना, एक न्यूट्रॉन जब परमानेंटली प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्रोटॉन की एक संख्या बढ़ गई, न्यूट्रॉन की एक संख्या घट गई, तब बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है। तो उस समय क्या होता है, एक प्रोटॉन का जन्म होता है और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन पैदा होता है, ठीक है, जो बीटा माइनस कहलाता है। न्यूक्लियर ओरिजिन का इलेक्ट्रॉन बीटा माइनस कहलाता है, और ये बीटा माइनस जन्म लेते ही वो तुरंत निकल जाता है, वो न्यूक्लियस के अंदर स्टे नहीं कर सकता। क्यों, ये हायर क्लास में जानोगे कि क्यों नहीं स्टे कर सकता, अभी वो बताने का टाइम नहीं है। तो कैसे जन्म होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जब एक न्यूट्रॉन परमानेंटली प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो उस समय एक बीटा माइनस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का जन्म होता है, और जन्म लेते ही ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। साथ ही एक और पार्टिकल का जन्म होता है। उस पार्टिकल को हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, न्यू जैसा लिखते हैं, तो बीटा माइनस इमिशन और उसी समय एक एंटी न्यूट्रिनो जैसा पार्टिकल, न्यू के ऊपर एक बार लगा दो, इसका भी जन्म होता है। तो ये दो तरह के पार्टिकल्स एक साथ निकलते हैं, ठीक है। अब ये जो बीटा माइनस पार्टिकल है और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है, ये आपस में एक फोर्स से इंटरेक्ट हो रहे होते हैं। वही फोर्स जो है वीक फोर्स कहलाता है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ एक्ट करता है, तो ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं दूंगा, बस इतना कहूँगा कि एक एग्जांपल जो हमने समझाया कि ड्यूरिंग बीटा डीके क्या होता है कि एक पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है न्यूक्लियस के अंदर से, व्हेन ए न्यूट्रॉन परमानेंटली कन्वर्ट्स इनटू ए प्रोटॉन, ठीक है। और ये जो बीटा माइनस पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, यही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, इसके कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। ये इतना वीक भी नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, और ये वेरी शॉर्ट रेंज का होता है, 10⁻⁻16 मीटर के रेंज में ये पार्टिकल्स रहें तब ये एक्ट करता है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ जानना नहीं इस फोर्स के बारे में, बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है इन चारों फोर्सेस को आपने ठीक से समझा होगा। कोई डाउट्स हो पूछ लीजिएगा आप, और इस तरह से आपका करीब करीब ये फर्स्ट चैप्टर का जो ये बेसिक है, जो भी चीज़ें कंटेंट था, वो हमने करीब करीब कंप्लीट कर दिया। कुछ और चीज़ें, एक और लेक्चर लूँगा मैं आपका, और फर्स्ट चैप्टर ओवर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।